अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर नशर। मैं हूं मारिया जदून और मेरे साथ मौजूद हैं नुसरत जावेद साहब। नाजरीन, साबिक वजीर आजम और चेयरमैन पीटीआई की मुश्किलात में मजीद शिद्दत आ गई है। एक तरफ तरीके इंसाफ में जारी टूट फूट थमने का नाम नहीं ले रही, तो दूसरी जानिब उनके राइट हैंड तस्वर होने वाले कई रोज से लापता साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान से मंसूब मुबैना इतराफी बयान मीडिया से शेयर किया गया है, जिसमें आजम खान ने मुश्किलात के भंवर में फंसे चेयरमैन पीटीआई को चार्जशीट कर दिया है। 15 महीनों से जायद अरसा गुजरने के बावजूद सैफर का मामला सबसे बड़ी खबर बन गया है। इस मुबैना इतराफी बयान में आजम खान ने इंकशाफ किया है कि चेयरमैन पीटीआई ने सियासी मकासद हासिल करने के लिए सैफर का झूठा और बेबुनियाद बयानिया बनाया है। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि सैफर को गलत रंग देकर अवाम का बयानिया बदल दूंगा। आजम खान ने अपने मुबैना बयान में यह भी कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने 9 मार्च को सैफर मुझसे लिया और बाद में गुम कर दिया। यही नहीं बल्कि उन्होंने सैफर ड्रामे के जरिए अवाम में मुल्क की सलामती इदारों के खिलाफ नफरत का बीज भी बोया। मना करने के बावजूद एक खुफिया मरासले को जाती मफाद के लिए अवाम में लहराया। सैफर ड्रामा सिर्फ और सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए रचाया गया। दूसरी जानिब इस मामले पर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने सैफर के मामले पर मुकदमा चलाने का ऐलान कर दिया है। उन्हें कहना था कि अपने जाती मफाद के लिए चेयरमैन पीटीआई ने सैफर की जो साजिश की थी उससे मुतल्लिका तमाम चीजें मौजूद हैं। ये बयान इन साजिशों की तायद का एक मजबूत सबूत है। ये साबित करता है कि चेयरमैन पीटीआई ने खुफिया दस्तावेजात को आम करने का जुर्म किया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने ऐलान किया है कि सैफर का मामला खसूसी अदालत को भेजा जाएगा। यूं चेयरमैन पीटीआई के लिए अदालती महाज पर मुश्किलात मजीद बढ़ती नजर आ रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का मुबैना इतराफी बयान क्या चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ सीक्रेट एक्ट की कार्रवाई का रास्ता हमवार कर देगा। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में नाज़रीन हम बात करेंगे कि क्या चंद दिन की मेहमान इत्तेहादी हुकूमत के लिए मुस्तकिल का रास्ता साफ हो चुका है। हुकूमती टीम असेंबली की तहलील के बाद 90 रोज के अंदर इंतखाबात के लिए पुरुमीद नजर आ रही है, मगर दूसरी जानिब चंद लोगों का ख्याल ये है कि ये मरहला इतना भी आसान नहीं होगा। हम जानेंगे कि आखिर 90 रोज में इंतखाबात के हवाले से कौन सी रुकावटें हायल हो सकती हैं और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी किस तरह इत्तेहादी हुकूमत में शामिल जमातों की उम्मीदों पर पानी फेर सकते हैं। नुसरत साहब, सैफर का मामला कई दबका नजर आ रहा था, फिर से अमरीकी साजिश साबिक आर्मी चीफ की साजिश में बदल गई, फिर से मामला हम देख रहे हैं जन्म ले रहा है। किसकी बदकिस्मती है ये? कैसे अचानक से ये मामला दोबारा से खड़ा हो गया? है बदकिस्मती तो पता नहीं किसकी है, लेकिन मुश्किल की घड़ी मेरी है। अच्छा, जब ये वो कैसे? मैं आपको बताता हूँ ना, जब ये खबर हमारे यहाँ नसीम सिद्दीकी साहब जब ब्यूरो चीफ हैं उन्होंने ब्रेक की, तो उसके बाद खुदा झूठ न बुलवाए तो कम अज़ कम मेरा रफ अकाउंट के मुताबिक 2 घंटे और 15 मिनट से ज़्यादा मैं टेलीफोन कान से लगाए बीपर फरोशी करता रहा, तफसाराई करता रहा। वो तो सीनियर तजियाकार नाम नेहाद। अच्छा खैर, अब इसमें बहुत सी बात, ये खबर तो दोपहर में कोई 12-1 बजे के बाद आई है ना मंजर आम पर, और तमाम हमारे चैनल्स ने इस पे मैराथन सेशंस किए हैं, अपनी ट्रांसमिशंस की हैं। यकीनन एक बड़ा वाक़या है, लेकिन बहुत हैरत की बात है। हमारे यहाँ तो चलो जी बहुत दिनों से ये कयास हराइयाँ हो रही थी कि आज़म खान साहब शायद रूनुमा भी हो जाएंगे और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और वो फिजिकली तो अभी अपीयर नहीं हुए, लेकिन उनसे मंसूब एक बयान की तफसीलात आ गई हैं। चलें, वो तो बात की बात है, लेकिन सुबह उठते ही जब अखबारात को मैंने गौर से पढ़ा तो मेरा माथा अचानक ठिनका। डॉन में एक खबर लिखी हुई थी, हमारे दोस्त हैं अनवर इकबाल साहब, मैंने और उन्होंने जर्नलिज्म तकरीबन एक साथ शुरू किया था। मैं जरा उनसे थोड़ा सा सीनियर था, 78 से 80 की दहाई तक हम साथ रहे। ठीक, तो अनवर उसके बाद अमेरिका चले गए और वो वहीं पे अब क़याम पजीर हैं। बहुत हमारे सीनियर
اور بہت ایکٹیو ابھی بھی وہ رپورٹنگ میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں اور بڑے وہ سوچ سمجھ کر خبر آتی ہے ان کی. انہوں نے خبر لکھی ہوئی تھی کہ ہیوسٹن جو یعنی ٹیکسس میں امریکہ کی وہاں پر ایک انٹرنیشنل اکیڈمی آف لیٹرز ہے, ان کی ایک تقریب تھی جس کا موضوع تھا پاک امریکی تعلقات کا مستقبل. اوکے. اس میں مہمان خصوصی کہہ لیں یا کلیدی خطاب کے لیے جن کو دعوت دی گئی وہ امریکی وزارت خارجہ کی ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ الزبتھ ہاس تھی. اوکے. ٹھیک. اب وہ خاتون عام طور پر اس قسم کی جو تقاریب ہوتی ہیں ان سے خطاب کرتے ہوئے آپ گڈی گڈی باتیں کرتے ہیں کہ جی امریکہ اور پاکستان کے اتنے درینہ تعلقات یہ وہ فلان بھاگ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن روایت کے برعکس انہوں نے آؤٹ آف دا وے جا کے باقاعدہ نام لیا. انہوں نے کہا کہ حیرت کی بات ہے کہ ہمارے یو ایس اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو اس سے پہلے وہ ایسی قیاس آرائیوں کا ایسی خبروں کی تردید کرتے تھے, کبھی نام نہیں لیتے تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ جی ہمارے اسسٹنٹ سیکرٹری اسٹیٹ ڈونلڈ لو ان پہ ایک بے بنیاد الزام لگایا گیا. اور وہ کیا تھا؟ آپ یہی سائفر والا. اچھا. اب اندازہ لگائیں کہ یہ واقعہ ہے گزشتہ برس کے اپریل کا ہے. اس وقت جو ہے آج جولائی کی کیا 19 تاریخ ہے؟ 19 تاریخ ہے. تو یہ تقریب 17 یا 18 کو ہی ہوگی کیونکہ ہمارا ٹائم ڈیفرنس ہے, پھر وہاں سے سٹوری فائل ہونا یہاں چھپنا. تو چلو ہمارے ہاں 18 کو آئی یا 18 کو لینڈ ہوئی 19 کو چھپ گئی. سوال اٹھتا ہے کہ کیا ایسی مصیبت آن پڑی کہ ایک ایسی گڈی گڈی نما قسم کی تقریب کہ جس پہ پاک یو ایس ریلیشنز کا مستقبل کی باتیں کرنی ہے, وہاں پہ آپ باقاعدہ ڈونلڈ لو کا نام لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی ان کے خلاف ایک بے بنیاد پروپیگنڈا کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ انہوں نے دھمکیاں لگائیں اور یہ وہ. انہوں نے کہا دیکھیے ہم آپ کو بہت واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا پاکستان کی کسی سیاسی جماعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور ہم ہر اس حکومت سے ڈیل کرنے کو ترجیح دیں گے جنہیں پاکستان کے عوام نے منتخب کیا ہو. تو برائے مہربانی ہمیں پاکستان کی سیاست میں مت لائے دیں. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں ماریا بی بی وائی ٹوڈے وائی ناؤ. چلو میں کہتا ہوں جی ہمارے ہاں تو آپ 100 کہانیاں بنا سکتے ہیں کیونکہ چیپٹر تو ختم ہو گیا تھا نا, وہ تو ہم نے فرض کیا ہوا تھا نا. دیکھو نا انہیں کیا پڑی ہے, انہوں نے کیوں کہا. ابھی اب وہاں پہ ظاہر ہے ٹائم ڈیفرنس اتنا ہے, میں نے سوچا کہ میں انور کو فون کروں, میں کہوں کہ یار یہ کیا قضیہ ہے میاں, اور ایک تو اور دوسروں سے دوست جو ہمارے ساتھ ہیں وہاں ان سے بات کروں, لیکن ظاہر ہے ٹائم ڈیفرنس میں یہاں آ گیا. اچھا ابھی میں اسی مخمص میں تھا, میں نے کہا یار کیونکہ آپ کا رپورٹر کا دماغ چلنا شروع ہو جاتا ہے, بالکل یہ کیا مسئلہ کیا ہے, وائی ٹوڈے. تو ٹک کر کے یہ نسیم صدیقی صاحب کی وہ یہ میرا خیال ہے کہ گزشتہ چند دنوں سے کچھ سوشل میڈیا کے ذریعے کوئی یہ تاثر پھیلایا جا رہا ہے کہ جیسے امریکہ صاحب بہادر جو ہے وہ سازش کے ذریعے صاحب کو نکال کر پچھتا رہے ہیں. تو اب امریکہ کے کانگریس مین اور ایکسیٹرا جو لوگ ہیں ان کے ذریعے آپ بائیڈن کو کہا بدلا پتر بنو, دیکھو اتنے مقبول رہنما اور یہ وہ, تو وہ غالباً یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ بھائی صاحب ساڈے تو نہ رہنا. یہ ویسے کل حکومت نے بھی سٹے واپس معاملے پہ, اب پھر اس کے بعد دیکھیے حکومت تو اس پوزیشن میں نہیں ہوتی, عدالت ہے. ایک پیٹرن میں بتا رہی ہوں آپ کو, پھر یہ سٹیٹمنٹ آنا, پھر جو آپ بتا رہے ہیں یہ چھپنا, تو یہ پیٹرن چلتا آ رہا ہے. یہ کیا کوئی کانسپیرنسی بلڈ ہو رہی ہے, کوئی چیز بلڈ ہو رہی ہے؟ میں یہ بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوں. آپ جتنا مرضی اپنے آپ کو اہمیت دے لیں, یعنی یو ایز اے پاکستانی, کہ جیسے ہماری حکومت نے یہ بیچاری جو اب اور کیا 2-3 ہفتوں کی مار رہ گئی ہے, انہوں نے اور اس خاتون نے ان نے اور امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے مل کر کھیلا ہے. نو,
आई थिंक अमेरिका की अपनी रीजंस है ये बयान देने की। वो हम साजिश को ज़रूरत से ज़्यादा फैलाते हैं। हम अपनी वक़्त और अहमियत को, अपने आप को यकीनन एज पाकिस्तानी आई वुडंट वांट टू डिमीन माई सेल्फ, लेकिन मिठा भी ज़्यादा नहीं पाना चाहिए। अपने काम से काम रखें। ये बात जो है, ये हो सकता है आप उलट बात कर सकती हैं। आप ये कह सकती हैं कि जनाब इस बात को जहन में रखते हुए कि भाई अमेरिका से ये बड़ा तकड़ा स्टेटमेंट आ गया है, तो जो लोग अभी तक आज़म खान के बताए गए चीज़ों के बारे में छुपाए हुए थे, खामोशी अख्तियार किए हुए थे, उन्होंने कहा अरे यार ये तो बड़ा अच्छा मौका है। टाइमिंग बड़ी मैटर कर रही है यहाँ पर। जी हाँ, उन्होंने कहा कि नहीं, अरे अमेरिका ने भी एक बयान दे दिया है, तो इस मौके से फ़ायदा उठाकर आप भी ये मंजर आम पर ले आओ कि मौसूफ ने ये कह दिया है। मैं इसको इस तरह कहूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि स्क्रिप्टेड कह रहे हैं आप। आई एम नॉट एट ऑल, आई एम रादर सेइंग कि नो। आप मुझे गलत क्यों, मुझे ये नहीं कि मेरे मुंह में ऐसे अल्फाज डालने की कोशिश करती हैं। अगर मैं ये नहीं, अगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ तो मैं खुल के कहता, मैं कहता कि मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये हो सकता है कि शायद ये जो तफसीलात या जो कुछ निकात हमारे सामने आए हैं वो आज से 4-5 दिन बाद आते। लेकिन हमारी हुकूमत में बैठे कुछ अफराद ने ये सोचा होगा कि यार ये अमेरिका से भी बयान आ गया है, तो मेरा ख्याल है कि ये एक इस वक्त लोहा गर्म है, तो एक हम भी जरा चोट लगा दें। मैं इसको इस तरह कहूँगा, स्क्रिप्टेड नहीं कहूँगा। एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है आवाम के अंदर, वो आज तक इस साइफर को समझ ही नहीं पाए है क्या हुआ, क्या था, चैप्टर कहाँ से शुरू हुआ। हमारा जो सबसे बड़ा मसला है ना मारिया, वो यही है जो मैं आपको बार बार कहता रहता हूँ। हम लोग माशाल्लाह टेलीविज़न पर बैठकर ना, हम सारे टिकटॉकर्स बन चुके हैं। बुरा ना मानना, आइन अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना नहीं है, कौमी असम्बली के कवायद और ज़वाबत क्या होते हैं वो पढ़ना नहीं है, रूल्स ऑफ बिजनेस क्या होते हैं उसके बारे में कतई ला इल्म। अब आइए सबसे पहली बात, साइफर। साइफर क्या होता है? साइफर ये होता है कि आपका एक सफ़ीर किसी गैर मुल्क में मुकीम है, बस अमेरिका को छोड़ दें, फ़र्ज़ करें चीन में है, भारत में है, एनीवेयर, उसको वो खुद कुछ लोगों से अप्रोच करता है या उसको वहाँ के कुछ अहम लोग जो हैं उससे आज खुद राबिता करते हैं और वो बातों बातों में कुछ पैगाम देते हैं। ठीक। और वो पैगाम सफ़ीर साहब की दानिश में इतना हसास और इतना संजीदा होता है कि उसको ईमेल वगैरह के ज़रिए नहीं भेजा जा सकता। तो फिर आप ये करते हैं कि आप कोड एक होता है, मतलब कि ये कहना है मारिया, तो लिखा जाएगा NNXXG कैपिटल 12, तो जी मारिया जदू। अच्छा, ये कोड जो है ये रोज़ाना की बुनियाद पर बदलता है। अच्छा, अब सबसे बड़ी जहालत का जो है ना एक बहुत बड़ा मंबा वो ये है कि लोग कहते हैं जी साइबर की कॉपी। भाई कोडेड मैसेज की कॉपी कैसे हो सकती है? तो देखो ना, लिखो ना कि X999, अब इसकी कॉपी रख लो तो तुम्हें कोड का पता ही नहीं है, तो आप उसकी कॉपी कैसे हुई? होता ये है कि उस दिन जो साइबर आता है उसको डिकोड करके जो यानी ट्रांसक्रिप्ट लिखा जाता है कि जी सफ़ीर साहब ने ये लिखा, ठीक, उसकी जहां तक जब तक मैं वज़ारत ख़ारिजा का मुतहर्रिक रिपोर्टर था तो उसकी 5 कॉपीज बनती थी। आखिरी मेरी इत्तलात के मुताबिक एक वज़ीर आज़म साहब के पास जाती थी, एक वज़ीर ख़ारिजा साहब के पास और एक सेक्रेटरी ख़ारिजा के पास। ठीक है, दुरुस्त हो गई बात। बाद मुझे ये इल्म हुआ है कि चूँकि ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ हालात कुछ इस तरह के रहे हैं कि आर्मी चीफ और DGISI को भी उनकी कॉपीज भेजी जाती थी, लेकिन ये होता था, 2 इसमें थे। एक तो ये है कि सेक्रेटरी ख़ारिजा के अलावा बाकी जितने भी लोग हैं वो उसको पढ़ें और पढ़ने के बाद
اس کو شریڈ کر کے ضائع کر دیں. اور اس سے پہلے یہ بھی تھا اگر کوئی بہت حساس ہوتا تھا تو یہ انشور کیا جاتا تھا کہ وہ اس کو واپس بھجوائیں تاکہ فورن آفس کو اطمینان رہے کہ جی کہ یہ آگے پیچھے نہیں ہوا. آگے پیچھے نہیں ہے. ٹھیک. دس از واٹ سائفر از. اب لفافے میں یوں آپ نے کاغذ رکھا ہوا ہے, آپ جلسے میں کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں دھمکی ہمیں بھجوائی, اور یہ سائفر کی کاپی ہے. بھائی یہ ہو ہی نہیں سکتا نا. ٹرو. دیکھیے عرض میں آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ جن دنوں یہ کہانی بنائی جا رہی تھی تو ان دنوں میرے چہرے پر کسی نے تیزاب پھینک دیا تھا وہ آنر کلنگ کے چکر میں. ٹھیک ہے. تو میں کیونکہ پریس بہت آزاد تھا, لیکن میں اردو کا کالم لکھتا تھا اور میں ریپیٹڈلی الف سے یہ تک پہلے میں نے 3 کالم یہ لکھے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ بھائیو خدا کے لیے سائفر کیا ہوتا ہے. بھائی سائفر 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 یہ نہیں ہوتا جو یہ چلے سمجھ آ گئی ہے. یہ چیز تو ایک کہانی تھی تو ڈیماشو کیا گیا, اور اب اس کے کیا ممکنہ نتائج آگے نکل سکتے ہیں اس پہ بھی بریک کے بعد بریک کریں. ناظرین ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. صاحب بریک پہ جانے سے پہلے بھی سوال چھوڑ کر گئی تھی, آپ کہتے کہانی ہے تو ڈیماشو کیا گیا, اس پہ آپ جواب دے رہے تھے پر بریک آ گئی تھی. اچھا عرض یہ ہے بھیا کہ آپ سائفر کی جو کہانی بھائی صاحب بتا رہے تھے نا وہ نہیں تھی. دیکھیے جب یہ سائفر آیا یہ بٹ گیا اور متعلقہ لوگوں کو اس کی اطلاع مل گئی, اس کے بعد کامرہ میں یہ میں آپ کو ذمہ داری سے بطور رپورٹر خبر دے رہا ہوں, اور جس کا جی چاہے میں کیمرے پہ کہہ رہا ہوں وہ تردید کر کے دکھائے. اچھا کیا خبر ہے؟ کامرہ پہ ایک ہائی پروفائل ایونٹ تھا. جب وہ ختم ہوا تو سابق وزیر اعظم نے سابق آرمی چیف صاحب کو کہا کہ مجھے آپ سے کوئی بات کرنی ہے, انہیں ایک طرف لے گئے. تو انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں وہ اپنا یہ اپوزیشن والے باہم مل کر میرے خلاف تحریک عدم اعتماد کے ذریعے مجھے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو آپ برائے مہربانی کچھ کردار عطا کیجیے. ٹھیک ہے. میں نے کہا جی وہ اب ہم کیا کریں, لیکن بہرحال وہ آپ نے وہ دیکھ لیا ہے وہ جو سائفر تھا. میں نے کہا وہ تو آتے رہتے ہیں, اس کو اتنی اہمیت کیا دینی. یہ کون کہہ رہے ہیں خود, کس کو؟ جنرل باجوہ کو. ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, دوبارہ کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے, کہہ رہے ہیں کہ وہ ان دنوں کے وزیر اعظم. ٹھیک ہے. بعد ازاں جب انہوں نے دیکھا کہ ارے بھیا یہ تحریک عدم اعتماد تو رک نہیں رہی, تو ان کو خیال آیا کہ ارے استاد اس میں تو سودا ہے, سو دین لیٹس پلے ود اٹ. ہو گیا. اب آپ یہ کہیں کہ اگر اس میں کچھ تھا ہی نہیں تو دماغ سے کیوں؟ یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے نا اس وقت, لوگ سوال اٹھا رہے ہیں. اس کو پھر وہی کہتا ہوں نا کہ فارن افیئرس کو تو ہم نے بنایا ہوا کہ یہ گلی محلے کی بات ہے, تندور دو لڑائی دو بندیاں دی پائی ہوئی, یہ 2 ملکوں کے تعلقات کی بات ہے. ہوا یہ کہ ہمارے سفیر صاحب نے یہ بتایا تھا کہ سابق وزیر اعظم یوکرین پر حملے سے 1 روز پہلے جو ماسکو پہنچے تھے اس کے بارے میں امریکہ نے انتہائی سخت اور تلخ زبان میں برہمی کا اظہار کیا ہے. اچھا. اس کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کابینہ اور سب نے کہا کہ جی یہ جو انہوں نے لب و لہجہ اختیار کیا ہے اپنے خفگی کے اظہار کے لیے یہ مناسب نہیں ہے, تو آپ اس پہ احتجاج کریں. اب وہ ایک الگ بات ہے کہ جی آپ ہم ماسکو جائیں چین جائیں آپ کون ہوتے ہیں, اور وہ بھی اس زبان میں ہمیں کہنے والے سخت. لیکن ان کی کہانی تو یہ تھی کہ وہاں پہ انہوں نے کہا کہ اچھا بچوں تم وہاں گئے ہو نا, اب ہم تمہیں ہٹائیں گے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے. مختلف رنگ دیا گیا. مثلاً یہ کہ یہ لوگ جو کہ 1985 سے اور نہ صحیح تو 1990 سے مسلسل اسمبلیوں میں آ رہے ہیں, کبھی صوبائی میں کبھی اس میں, ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے آئین میں ایک تحریک عدم اعتماد ہوتی ہے, اور اگر اپوزیشن جماعتیں باہم مل جائیں تو وہ اس کو استعمال کر کے کسی کو ہٹا سکتے ہیں. اس کے لیے انہیں امریکہ کی رہنمائی, فراست اور دانشوری کی ضرورت کیا ہے. بہرحال یہ ہوا, لیکن یہ ہم ایسے مزید تفصیلات میں الجھ جائیں گے.
हमारे यहाँ इस खबर की तफसीलात जिसकी वजह से 2 घंटे तकरीर करनी पड़ी, वो जालिम का नाम था हमारे ब्यूरो चीफ जनाब नसीम सिद्दीकी साहब, वो हमारे साथ हैं। अब हमारा गला खुश करवाया, आप जरा इनका तो करवाते हैं ना पहले। वो मौजूद हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। ब्यूरो चीफ साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अच्छा भाईजान, मुझे ये बताइए कि आपने तफसीलात तो बता दी, यानी चौंधी चौंधी बातें। अब ये बताइए कि आप इसकी बुनियाद पर कोई वाक़अतन कानूनी कार्रवाई होते देख रहे हैं या नहीं? क्या बस रात गई बात गई और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो गई? बहुत शुक्रिया नुसरत जावेद साहब, ये मेरे लिए एक एजाज़ की बात है कि मैं आज आपके प्रोग्राम में बैठा हुआ हूँ और आपने मुझसे सवाल पूछा। अरे दुनिया भाई कांटों पे ना खींचे, जवाब दे। आप जो है वो दूसरों से सवाल पूछते हैं। तो अच्छा, जब आप प्रोग्राम आपका जब शुरू हुआ है नुसरत जावेद साहब, तो उसी वक्त मेरे पास इत्तला आई, बल्कि FIA ने इनको समन कर लिया है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को। आज ही उन्होंने एक लेटर लिखा है जिसकी एक कापी बनी गाला वाले घर पे भेजी गई और एक कापी जमान पार्क भेजी गई, और साइफर मामले पर तफ्तीश के लिए अरे बॉस, उसकी जरा तफसीलात बयान कर देना जल्दी जल्दी। देखिए ना, फिर ये इतनी मेहरबानी करे नजर अल्लाह न्याज़ हुसैन भाई। जी, बताइए। जी मैं वही कह रहा हूँ कि उन्होंने जो तो उसकी तफसील ये है कि उन्होंने कहा कि वाकई काबीना ने साइफर के मामले पे तफ्तीश के लिए कहा है कि आपने जो साइफर डीकोड किया था, ये आवाम के सामने लाए थे, वो एक सिक्योरिटी थ्रेट भी थी और एक जो है वो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट था। तो आप ज़रा 25 जुलाई को आ जाएं, ये जो अपना G9 में FIA का दफ्तर है, और वहाँ पे आके हमारे तमाम सवालात का जवाब दें। हमने पहले भी 2 बार आपको इस मामले पे बुलाया, आप नहीं आए, और लिहाजा इस दफ़ा आप लाजमी आए। अगर आप नहीं आएंगे तो कानून हरकत में आएगा, तो एक्शन तो इसके बाद फ़ौरन ले लिया गया। नुसरत साहब, यहाँ पे जिस तरह हमने आज खबर ब्रेक की थी, आपको पता है कि तकरीबन 34 दिन से आज़म खान जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के, वो लापता थे और FIR भी कटी हुई थी। वो आज अचानक सामने आते हैं और मजिस्ट्रेट के सामने 164A का बयान रिकॉर्ड करवाते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि मैं साइफर के मामले में कुछ बताना चाहता हूँ, मैं काफ़ी परेशान था, शायद मैं इसीलिए अपने दोस्त के पास पेशावर चला गया था। तो उन्होंने कहा कि ये जो साइफर का मामला है, ये मैंने इमरान खान साहब को बताया था जब वो वज़ीर आज़म थे, और उनको कहा था कि इसको आप किसी पब्लिक मसले के लिए या सियासी उसके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये बड़ा कॉन्फिडेंशियल होता है और अंडर द सीक्रेट एक्ट आता है। तो इमरान खान साहब ने कहा नहीं, ये मेरे जो अदम एतमाद मेरे पे आ रहा है, मैं इसके ऊपर इससे खेलूंगा। दूसरे दिन जब आज़म खान ने कहा कि वो साइफर आप मुझे दे दें क्योंकि वो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, तो इमरान खान साहब ने कहा कि वो डॉक्यूमेंट तो मुझसे कहीं गुम हो गया है। और ये बात शाह महमूद कुरैशी को भी पता थी, उन्होंने भी वज़ीर आज़म को बताई थी। तो आज जो लब्बे लबाब अगर क्विकली मैं आपको बताऊं तो वो यही है कि साइफर के मामले पे एक किस्म का जो कहते हैं ना कि नहीं, लेकिन नसीम, 1 मिनट ठहर जाएं। जी साइफर पे तो चले जी, आपके पास तो नोटिस की कॉपी भी आ गई, आपने हमें भी सुना दी, उसकी तफसीलात भी बता दी, थैंक यू वेरी मच। लेकिन आप क्या ये समझते हैं, ये जो इतने दिनों से दोस्त के यहाँ ठहर के जो गुफ्तगू, ज़ाहिर है कि बड़े मुल्कों में इसको प्ली बार्गेन वगैरह कहा जाता है भैया, कि बड़े लोगों के दरमियान कुछ बातें तय हो रही होती हैं जब रियासत में और वादा माफ गवाहों में। तो आपके ख्याल में कुछ और भी मामलात हो सकते हैं जिनमें आज़म खान साहब के एतराफ़ी बयानात मज़ीद कानूनी पेचीदगियाँ और मुश्किलात पैदा कर सकती हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए? तो साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखें, अभी तो आगाज़ है, क्योंकि साइफर का मामला भी बहुत अरसे से चल रहा था और उसको रिलेट जो है वो फॉरेन ऑफिस और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ ही रिलेट किया जा रहा था, और आज आज़म खान साहब ने उसके ऊपर बयान दे दिया। और अंदिया ये है कि बाकी आने वाले दिनों में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट तोशा खाना केस है, जिसमें जिस तरह आज़म खान साहब ने साइफर के मामले पे कुछ बातें रिवील की हैं, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि तोशा खाना और इस जैसे मज़ीद मामलात जिनका घेरा ऑलरेडी PTI चेयरमैन के करीब तंग है, क्योंकि ये बहुत करीब तरीन थे उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, तकरीबन 24 घंटे जो है वज़ीर आज़म से इन टच रहता है, इनको बहुत सारे मामलात का पता भी होता है और बहुत सारे मामलात इनके ज़रिए करवाए जाते हैं, इनको नोट लेने के लिए कहा जाता है और ऑर्डर दिया जाता है कि आपने ये काम करना है। भाई वो नोट्स कहें, वो लोग वो वाला नोट समझेंगे भाई, नहीं, मैं NOT नोट कह रहा हूँ कि
वो जो डायरी में नोट लिया जाता जी, हाँ, है, जी। मेज के नीचे से जो नोट लिया जाता है वो वाला उसका जिक्र नहीं कर रहा। अच्छा, आई हैव अ क्वेश्चन। सिद्दीकी साहब, आप क्या समझते हैं ये वो मामला हो सकता है, क्योंकि अचानक से दोबारा ये मामला खड़ा हुआ है जिसमें इंतखाबात आने से पहले चेयरमैन पीटीआई को या साबिक वजीर आजम को नाअहल करवा कर जो है वो इलेक्शन से आउट किया जा सकता है? देखिए मारिया, ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल और इम्पोर्टेंट मामला है साइफर वाला। जैसे तोशाखाना केस है, वो समझ लें कि आप अंदरूनी मामला कह सकते हैं, या उसमें थोड़ा सा ये है कि थोड़ी सी अपना फाइनेंशियल एम्बिग्यूटी वगैरह हुई है। लेकिन जो साइफर का मामला है, ये सीक्रेट एक्ट के अंडर आता है, और इसमें अगर कोई ऐसी चीज़ सीक्रेट एक्ट को आप रिवील कर देते हैं तो उसमें तो आर्टिकल 6 भी लग सकता है, मुकदमा चल सकता है उसमें, तो फिर नाअहल होने से बहुत ज़्यादा बात आगे जा सकती है। तो ये डेफिनेटली अगर ये प्रोसीडिंग्स हुई और कोर्ट में जाता है, यूजुअली ये देखा गया कि 161 या 164 का जो बयान मजिस्ट्रेट के सामने अंडर कस्टडी होता है उसकी शायद इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होती। लेकिन अगर ये केस आगे चलता है और अदालत में भी आके आजम जो खान कि आज के नोटिस से लग रहा है कि आगे चल रहा है नसीब। एक तो ये जी तो जी बिल्कुल, नोटिस से तो लग रहा है ये केस आगे चलेगा, और जब ये अदालत में पहुंचेगा और वहां पे भी आजम खान साहब का यही सेम बयान होगा और वो जज के सामने कहेंगे कि मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, फिर डेफिनेटली बड़े बड़े वकील दोनों तरफ से होंगे, जिरा होगी, तो फिर देखें मामला किस तरह जाता है। नसीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें गाइड किया, हमारी मदद की। लेकिन मैं आपको मुसलसल, चूंकि आजकल हालात ऐसे हैं, जहमत देता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। स्टे ऑन योर टोज एंड अलर्ट। अब मैं आपसे एक बात अर्ज करना चाह रहा हूँ। वो क्या? सुबह से मुझे तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि जी आप तो बड़े वो बनते थे इनकलाबी और ये और वो। अरे साहब, ये तो इतने दिन गुम रहे, अचानक उस वक्त से तो आप ना बोले हैं। अच्छा, मैंने कहा भाई देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, खुदा न खास्ता मैं गायब हूँ तो सबसे पहले मेरी दाद फरियाद करेगी मेरी फैमिली और ऑब्वियसली, मेरे फॉर दोस्त, श्योर। और वो हर दरवाजा खटखटाएंगे। इनकी फैमिली गई गालिबन, उसके बाद क्यों उन्होंने परसू नहीं किया? चौधरी साहब से रब्ता कर लेते, लतीफ़ खोसा साहब रब्ता कर लेते, और अभी आजकल देखिए कितने अहम मुकदमा सुने जा रहे हैं। चल, ये तो एक बात है। मैं डिपेंड नहीं कर रहा हूँ कि कोई सी आदमी पे जोर जबरदस्ती हो नहीं सकती। अगर जोर जबरदस्ती होती तो फवाद हसन 2.5 साल तक बेचारे क्यों अजाब से गुजरते? डटे रहे ना, उन्होंने कहा नहीं बनूंगा, भी वादा माफ हुआ। ये आपके सामने कल वो बैठे हुए थे, इन्होंने खुद, मुझे पता है, अपने हाथ से लिखकर चिट्ठी भेजी थी। किसको? मिफ्ता इस्माइल को, कि खुदा के लिए एहतसाब वाले जो तुम्हें कह रहे हैं वो लिख के दे दो, कहो कि सारा किया करा है इसका है। वो कारोबारी मेमन बच्चा होते हुए भी उसने कहा जी नहीं, और वो उस चक्की में रहा जहाँ पे के फांसी की सजा पाने वाले लोग होते हैं। ठीक, अब ये सारी कहानी झूठी है ना? हाँ, ये पूछ रहे हैं, बता रहे हैं। नहीं, मैं सवाल उठा रहा हूँ। चलिए, बहुत सारे लोग कह रहे होंगे क्योंकि हमारे माशरे में माशरा तकसीम है ना, अंधी नफरत और अकीदत में। तो ब्रेक का भी टाइम है। सुने, आखिरी बात सिर्फ, जी जी, उन दिनों के वजीर खारिजा कौन थे, याद है? मैं बता देता हूँ, चूंकि ब्रेक का टाइम है, आप अपने जहन को जहमत न दें। शाह महमूद कुरैशी साहब, यस, अल्लाह ताला उन्हें मेरी भी ज़िंदगी दे, वो जिंदा हैं, और वो माशाअल्लाह तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन भी होते हैं। वो उनकी ये जब 2 बजे तक हम लोग ये स्क्रीनों पे बैठ के खताब फरमा रहे थे, वो मुल्तान या लाहौर या इस्लामाबाद में कहते मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ ये बकवास है, गलत है, मैंने अपनी आंखों से देखा था। और मैंने खुद इसीलिए एक जलसे में अपने कायद को कहा कि ये आपकी अमानत है, ये स्क्रीन पे अवेलेबल है ना, ये रिकॉर्ड में, तो वो क्यों नहीं बोले अभी तक? तो वो खामोश रहे जो उन दिनों के वजीर खारिजा थे, जो तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन है। और मैं आगे बात के काम में आते इनकलाबी हूँ ना, खट जा, ये क्या बात हुई यार? खुदा के लिए अपनी लड़ाई आप लड़ो। हाँ, खुद अपने जानदेव को ऐसे ठेका लिया हुआ है, मैंने लोस बिट दी थी इनकलाब लाने की, ना करो ना। ठीक है सर, ब्रेक का भी टाइम है, मुझे बहुत अर्जेंटली कहते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आगे डिस्कशन जारी रखेंगे, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन साहब, हुकूमत ये समझती है इस वक्त तमाम चीज़ें काफ़ी अलाइन जा रही हैं, 90 रोज़ में इंतखाबात। सर मुझे पहले बात बताएं, ये जब इन 90 रोज़ के इंतखाबात की बात करती हो आप हंसना क्यों शुरू कर देते हैं? सवाल बीच में रह जाता है। नहीं मारिया, मेरा इशू ये होता है कि आप जिस फाइनलिटी और सर्टेनिटी के साथ बात करती हैं ना, देखो उम्मीद सहाफ़ी के लिए लाजिम है कि उसको आब हयात भी कहीं से मिल जाए ना तो एहतियातन उसे भी उबाल के पी ले। यानी मेरा ये अहमी तजुर्बा कहता है, आब हयात भी मैं कह रहा हूँ मिल जाए 100% आपको किसी पर ट्रस्ट वो कहे आब हयात है, उसको फिर भी एहतियातन उबाल के पी ले। हाँ, अर्ज ये है कि वो कहते हैं ना कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। आप एक बात भूल रहे हो, वो इस क्या? मुल्क में एक सदर ममलिकत नामी दफ्तर भी होता है और वहाँ जो साहब विराजमान हैं उनकी मोहब्बत कहाँ बैठी हुई है। ठीक है, बट आप सुन अगर तो लेना, अब कल इन्होंने हाड़ा हुड़ी में फौरी तौर पर कौमी असेंबली का इजलास तलब कर लिया। ठीक है, कल क्या तारीख होगी भैया? 20। अब करना ये चाह रहे हैं कि तो उन्होंने बड़े खुफिया तरीके से बहुत दिनों से लग के ना तो इंतखाबी इस्लाहात के नाम पर एक पलंदा तैयार किया है। कुछ लोग कह रहे हैं 70 कवानीन हैं, कोई कह रहे हैं 45 कवानीन हैं। उन्हें बहुत तेजी से फास्ट ट्रैक पर रख के मंजूर करवाएं तो 22 तारीख तक तो बात चली जाएगी ना। अब 22 जुलाई को कौमी असेंबली से मंजूर हो गई वो नाम नहाद इस्लाहात, ट्रू। तो 23 को आपने बुलाया जल्दी से सेनेट और एक ही दिन में कर लिया। ट्रू। अब 23 जुलाई से आपने वो इंतखाबी इस्लाहात पर बुनियाद पर बना कानून आपने सदर ममलिकत को साइन के लिए भेजा। अब हमारे आइन का आर्टिकल है 75, जो मैं आपको बार बार कहता हूं कि खुदा के लिए आइन पढ़े, वो सदर को ये अख्तियार देता है कि जब कोई बिल उसके पास मंजूरी के लिए आए तो वो 10 दिन उस पर गौर कर सकते हैं। तो 23 में 10 दिन डालो तो गालिबन 3 अगस्त बनेंगे। थोड़े गज वो वापस भेज दे, वो कहेगा यार मेरे ख्याल में तो इसमें ये सुकम है। ये फौरन जल्दी से जो है एक दिन में ज्वाइंट सिटिंग बुला लें और उसको दोबारा कहें कि जी नहीं हम समझते हैं ये ठीक है, तो 3 या 4 अगस्त तो हो जाएगी, फिर भिजवाएंगे। 3 या 5 तक ऑलमोस्ट हो जाएगी, 4 या 5, 3 तक तो अब 10 दिन मैं तक कहता और हूँ जी 4 भी हो जाए, ठीक है। तो 4 को भी भेजा तो सदर के पास फिर 10 दिन है। अब फिर वो वापस नहीं भिजवा सकता, फिर 14 अगस्त को वो खुद ब खुद लॉ बन जाएगा, लेकिन उस वक्त तक असेंबली तो रहेगी नहीं। लेकिन असेंबली अपनी आईनी मुद्दत पूरी कर चुकी होगी, तो अगर आईनी मुद्दत पूरी कर ले तो फिर तो 60 दिनों में इलेक्शन होगा, तो फिर मामला दोबारा अदालतों में चला जाएगा, कंफ्यूजन फैलेगा कि जी 60 दिनों में 90 दिनों में ये आपने एक नई बहस छेड़ दी है। पहले आपने कहा था वो 8 अगस्त वाली कहानी, अब ये वाली एक नई कहानी, यानी कि हुकूमत के लिए सब अच्छा नहीं है, कोई ना कोई रुकावट हो सकती है। मैं वही ये कह रहा हूँ, चलो मैं यही कह रहा हूँ कि चीजों के बारे में आब हयात भी उबाल के पिया करते हैं, बस मैं ही कह रहा हूँ। लेकिन आब हयात भी उबाल कर पिया करते हैं। चले इस पे नाज़रीन मैं कोशिश करूंगी कल के प्रोग्राम में आपसे बात करूं कि आप जो बात कर रहे हैं इसके पीछे कॉन्टेक्स्ट क्या है और क्या हुकूमत के लिए आरिफ अलवी साहब कोई रुकावट पैदा कर सकते हैं नहीं। इस सवाल से आपको छोड़ के जा रही हूँ, आपसे कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।